अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस अनवर है और हम 2011 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी के 10 क्वेश्चंस रह गए हैं बायोलॉजी सेक्शन के। एमनियोसिंथेसिस इज़ परफॉर्म बिटवीन दी, और आगे उन्होंने टाइम पूछा हुआ है कि कौन से वीक में, जेस्टेशन के यानी प्रेगनेंसी के कौन से वीक में किया जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लें एमनियोसिंथेसिस होता क्या है। ये एक फ़ीमेल की बॉडी है, ये मदर है और मदर के यूट्रस के अंदर जो है ये बेबी की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो बेबी है इसके अराउंड आपको ये जो एक बैग नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ नोन एज एमनियन, और ये भरी भी होती है एक तरह के फ्लूइड से दैट इज़ नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, करते क्या हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकालते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, कुछ इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिनका लेवल मेजर किया जाता है, लेवल चेक किया जाता है। उनका लेवल बढ़ा हुआ हो या कम हुआ हो तो उससे कुछ बीमारियां हम बच्चे की पैदाइश से पहले ही डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का आपने नाम सुना है चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। डाउन सिंड्रोम के लिए हमें क्रोमोसोम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका लेवल हम मेजर करके बता सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो गया या नहीं। इसके अलावा इसी फ्लूइड के अंदर बेबी के सेल्स भी होते हैं, तो उन सेल्स को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि जेंडर क्या होगा, और ये भी बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं बच्चे के पास क्रोमोसोम कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जो काम किया जाता है ये इस तरह से किया जाता है कि ये जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड, ये थोड़ा सा निकाला जाता है। तो इन्होंने पूछा ये कौन से हफ्ते में निकाला जाता है, तो अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो 16 एंड 18th वीक, 16वें और 18वें हफ्ते के दौरान जो है ये निकाला जाता है। इससे पहले इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, और इससे पहले अगर निकालेंगे तो ज़्यादा चांस होगा मिस कैरेज का, बच्चा ज़ाया होने का। इवन इस दौरान भी चांसेस होते हैं, देयर इज़ अ 1% रिस्क, 100 में से किसी एक फ़ीमेल का ऐसा होता है कि बेबी ज़ाया हो सकता है, लेकिन जितना पहले करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। ओके, लेमार्क्स थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। लेमार्क्स थ्योरी जो है एवोल्यूशन की चैप्टर नंबर 10 के अंदर मिल जाएगी आपको। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और तीसरा जो लेमार्क थ्योरी का पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये वाला जो पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन, ये लेमार्क थ्योरी का नहीं है, ये डार्विन की थ्योरी का है। डार्विन की थ्योरी को हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है, इन्होंने पूछा है ये सारे पॉइंट्स लेमार्क के हैं, कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर है 3 नहीं है हमारा, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है, सी यानी 3 ओनली जो है ये लेमार्क की थ्योरी का पॉइंट नहीं है। अब ये लेमार्क की थ्योरी कहती क्या है, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब ये है, लेमार्क कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो एनिमल के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसे किसी ना किसी कंडीशन के अंदर डालता है। उस कंडीशन में आने के बाद क्या होता है, एनिमल जो है वो कोई अपना ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर देता है। इसे हम कहते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है वो ऑर्गन उसमें उस एनिमल में बेहतर हो जाता है, और जिस ऑर्गन का इस्तेमाल कम हो जाता है वो ऑर्गन उस एनिमल के अंदर वीक हो जाता है। ये जो चेंज इस एनिमल के अंदर आया है, लेमार्क कहता है कि ये चेंज ये अपनी जनरेशन में पास ऑन करता है। इसने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दी कि जो जिराफ हैं वो पहले घोड़े जितने थे, फिर जब वो माइग्रेट करके गए एक जगह पर कि जहाँ पर घास नहीं थी, तो उन्होंने प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, उनसे लीव्स खाना शुरू किया। अब वो ऊपर थे तो उन्होंने गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। तो ये जो चेंज इनके अंदर आया, इन्होंने अपनी जनरेशन में पास ऑन किया, और आहिस्ता आहिस्ता तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकी जो नेक है उसका साइज़ बढ़ता गया, उसके मसल जो हैं वो बेटर से बेटर होते गए। जो लेमार्क की थ्योरी के अंदर ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करता है, और फिर एनिमल जो है वो किसी ऑर्गन का इस्तेमाल बढ़ा देता है या कम करता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इसका ड्रॉबैक है या ये इसके अंदर फ्लॉ है। वो तमाम चेंजेस जो हमारी लाइफ के अंदर हमारी बॉडी में आते हैं वो तमाम चेंजेस हम आगे पास ऑन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर किसी की किडनी निकाल दी जाए तो ऐसा नहीं होता कि उसके बच्चे के अंदर किडनी नहीं होती या वो एक किडनी के साथ पैदा होता है। सिमिलरली किसी के अगर फेस के ऊपर बड़ा सा स्कार हो, उसकी कोई सर्जरी हुई हो, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे के अंदर भी स्कार होता है। तो ये तमाम चेंजेस चूँकि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये पास ऑन नहीं होते। ओके, इन पी प्लांट्स अलील फॉर राउंड सीड, तो ये कैपिटल आर है राउंड सीड के लिए। हमें पता है पी प्लांट के अंदर राउंड सीड होना डोमिनेंट होता है, ये राउंड सीड है, और ये आप समझ लें रिंकल्ड सीड है जिस पे झुर्रियाँ। तो इन्होंने कहा भाई राउंड सीड डोमिनेंट है, इन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। किस चीज़ के ऊपर, रिंकल्ड सीड के ऊपर, इसको इन्होंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा कैरेक्टर है सीड का कलर,
उसके अंदर दो कलर हैं, एक येलो कलर है और ये बता रहे हैं कि येलो कलर डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर। या आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ये पूरा जो क्रॉस है वो मिल जाएगा इन दोनों कैरेक्टर्स का। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि अ डबल हेटेरोजाइगस राउंड येलो। अब इसको समझे, इन्होंने कहा कि हमने एक प्लांट लिया जो कि राउंड येलो है और इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये है डबल हेटेरोजाइगस, यानी इसके लिए भी हेटेरोजाइगस है, इस कैरेक्टर के लिए भी और इस कैरेक्टर के लिए भी हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब इसके पास दोनों डिफरेंट जीन्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम शेप की बात करते हैं, सीड के शेप की बात करें तो इसके पास एक जीन राउंड करवाने वाली होगी और एक जीन रिंकल करवाने वाली होगी। अगर हम कलर की बात करें तो इसके पास एक जीन येलो करवाने वाली होगी और एक जीन ग्रीन करवाने वाली होगी। इस कंडीशन में भी ये नजर आएगा राउंड येलो, क्योंकि राउंड होना और येलो होना डोमिनेंट है। लेकिन इस वाली कंडीशन को हम नाम देते हैं डबल हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्योंकि देखें दो डिफरेंट जीन्स हैं। तो इसने ये क्या कहते हैं भाई कि अ डबल हेटेरोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट, उसको इन्होंने क्रॉस करवाया है ग्रीन रिंकल के साथ। यानी ये जो राउंड येलो राउंड है इसे इन्होंने क्रॉस करवाया है ग्रीन रिंकल के साथ। देखिए ग्रीन रिंकल होने के लिए दोनों जीन्स ग्रीन वाली होनी चाहिए और दोनों जीन्स रिंकल वाली होनी चाहिए, तो ये जीनोटाइप बनेगा, इसके अलावा कोई और जीनोटाइप नहीं बनेगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पता नहीं क्या लिखा है ये, रिकॉम्बिनेंट्स आगे मुझे नजर आ रहा है, व्हाट परसेंटेज, अच्छा F1 जनरेशन है ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 जनरेशन आर रिकॉम्बिनेंट। देखिए जब भी आप क्रॉस करवाते हैं तो उसके नतीजे में पहली जनरेशन बनती है, उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट का वर्ड आपने चैप्टर नंबर 9 में भी सुना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था हमने। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर आप दो सोर्सेज से डीएनए लेकर मिला देते हैं, तो ये एक नया डीएनए बनता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट का मतलब होगा कि वो बच्चे या वो प्लांट जो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते। देखें एक पेरेंट है राउंड येलो और दूसरा पेरेंट है ग्रीन रिंकल्ड, इन दोनों के अलावा जो भी आएगा वो रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। देखिए भाई ये सिचुएशन चल रही है, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्लांट है जो कि येलो राउंड है दिखने में और ये है डबल हेटेरोजाइगस। तो इसके पास दोनों कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हैं वो डिफरेंट वाली हैं। यानी देखें इसके पास कलर के लिए जो जीन्स है उसमें एक येलो करवाने वाली है, एक ग्रीन करवाने वाली, और शेप के लिए जो जीन्स है उसमें एक राउंड करवाने वाली है और एक रिंकल करवाने वाली है। तो इसे हम कहते हैं डबल हेटेरोजाइगस। इन्होंने इसे क्रॉस करवाया है ग्रीन रिंकल के साथ। ग्रीन रिंकल एक ही कंडीशन में हो सकते जब इसके पास दोनों ग्रीन वाली हों और दोनों रिंकल वाली हों। अब इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनते ऐसे हैं कि एक कैरेक्टर की जो दो जीन्स हैं, देखिए ये एक कैरेक्टर की दो जीन्स हैं, इनमें से कोई एक जाएगी और इन दो में से भी कोई एक जाएगी गैमेट के अंदर। तो यहाँ से पहले हमने भेज दिया कैपिटल Y को और इसके साथ भेज दिया कैपिटल R को, तो ये एक तरह का गैमेट बन गया। फिर हमने दोबारा भेजा कैपिटल Y को और अब के बाद इसके साथ भेज दिया स्मॉल r को, तो कैपिटल Y कैपिटल R एक तरह का गैमेट है, कैपिटल Y स्मॉल r ये दूसरी तरह का गैमेट है। कैपिटल Y दोनों के साथ जा चुका, अब हम भेजेंगे स्मॉल y को कैपिटल R के साथ और फिर हम भेजेंगे स्मॉल y को स्मॉल r के साथ। तो इस प्लांट के अंदर चार तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। इसके अंदर एक ही तरह का बन सकता है स्मॉल y और स्मॉल r, क्योंकि इसके अंदर दोनों स्मॉल y और दोनों स्मॉल r है। अब इनका क्रॉस करवा लें तो ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। और ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो बनेगा स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। अब बताइए कैसा दिखेगा, क्योंकि इसके पास एक येलो करवाने वाली है एक ग्रीन, लेकिन येलो डोमिनेंट है तो ये नजर आएगा येलो, ठीक है। इसके पास एक राउंड करवाने वाली है और एक रिंकल करवाने वाली है, लेकिन राउंड होना डोमिनेंट है तो ये नजर आएगा राउंड, तो ये है येलो राउंड। क्या ये पेरेंट जैसा है? यस, तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसके पास एक येलो करवाने वाली है और एक ग्रीन करवाने वाली है, लेकिन चूंकि येलो वाला डोमिनेंट होता है तो ये येलो नजर आएगा इसका सीड, और इसके पास दोनों जीन्स जो हैं वो रिंकल करवाने वाली हैं, तो अब ये इसका जो सीड है वो नजर आएगा हमें रिंकल्ड। क्या ये किसी पेरेंट जैसा है? नहीं, क्योंकि पेरेंट या तो येलो राउंड है या ग्रीन रिंकल्ड है। ये जो बना है ये बना है येलो रिंकल्ड, तो ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नई टाइप बनी है। इसको देख लेते हैं। इसके पास दोनों जीन्स ग्रीन करवाने वाली हैं तो इसका कलर ग्रीन होगा, और इसके पास एक जीन राउंड करवाने वाली है एक जीन रिंकल करवाने वाली है,
चूंकि राउंड डोमिनेंट है तो ये राउंड होगा। क्या ये किसी पेरेंट जैसा है? पेरेंट है ग्रीन रिंकल्ड, ये है ग्रीन राउंड, यानी ये पेरेंट जैसा नहीं है, तो ये भी नया है। दिस इज ऑल्सो अ रिकॉम्बिनेंट। इसको अगर हम देखें तो ये पेरेंट जैसा बनेगा, ग्रीन रिंकल्ड बनेगा, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो ये 4 हैं, 4 में से 2 रिकॉम्बिनेंट हैं। अगर इन चारों को मिलाकर 100% बनता है तो 4 में से 2 बनेगा 50%। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है 50%। तो ये हमारा आंसर है, 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। ओके, ये चिल्ड्रन बॉक्स नहीं है, ये बेसिकली होता बच्चों के अंदर है, बट ये बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन इसे हम कहते हैं चिकन बॉक्स। ठीक है, तो ये चिकन बॉक्स है। ये पूछा है कि भाई कौन से वायरस से होता है। ये सारे वायरस के नाम है, तो इसमें से ये वाला जो वायरस है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर, ये कॉज करता है चिकन पॉक्स, और ये एक और बीमारी भी कॉज करता है। जब आपका चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो ये वायरस आपकी बॉडी से गया नहीं होता, ये आपकी बॉडी में ही है। जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसकी बॉडी में छुपकर बैठा हुआ है, और आने वाले वक्त में ये एक और अटैक करता है जिसमें पूरी बॉडी पे दाने नहीं निकलते, बल्कि बॉडी के किसी छोटे से पार्ट के ऊपर निकलते हैं। उस बीमारी को हम कहते हैं शिंगल्स। ये आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे वायरस की बीमारियाँ हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस कॉज करता है, जो कि लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें जिगर के अंदर मसला हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस फ्लू कॉज करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये एड्स कॉज करता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपको डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उसी से पेशेंट की डेथ हो जाती है। आपकी तो नहीं, खैर अल्लाह ना करे। और रेबीज़ वायरस है, रेबीज़ जो है ये बेसिकली होता है रेब्डो वायरस से, जो कि डॉग के या एनिमल के बाइट से आता है। ओके, लाइसोसोम्स फंक्शन इन। लाइसोसोम बेसिकली एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है छोटा सा, इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइडल सैक भी कहते हैं, क्योंकि इस बैग के अंदर मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स का काम होता है ये डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स को, हर तरह के मॉलिक्यूल को ये तोड़ सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली सेल के अंदर इनका काम होता है डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखिए एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो ये जो खाएगा कुछ भी, ये इसने कुछ खाया तो ये एक बैग के अंदर बंद होके आता है सेल में। फिर इसके पास आते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम आएगा, इसके साथ चिपक जाएगा और अपने एंजाइम जो है ये इसके अंदर छोड़ देगा, और ये एंजाइम जाकर इसको डाइजेस्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे पास चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो हमारे अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो ये नहीं करता, हमारे अंदर ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक तरह के सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेज है, ये बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। तो जब ये बैक्टीरिया को खा लेगा तो अब इस बैक्टीरिया का क्या करेगा? अचार तो नहीं डालेगा, तो लाइसोसोम बेसिकली आते हैं और इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसको भी हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कह लेते हैं, लेकिन ये वो वाली डाइजेशन नहीं है जो ये करता है, अमीबा करता है। तो लाइसोसोम का काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम होता है? बच्चे को पता है, ये काम है राइबोसोम्स का। ये राइबोसोम्स का काम है, और ये राइबोसोम्स किस पर बैठे होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। कौन से ईआर पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये किसका काम है? ये काम होता है गोल्जी बॉडीज का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। लिपिड सिंथेसिस किसका काम है? ये अगेन ईआर का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अब की बार रफ नहीं, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये भी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर जो सेलुलोज है वो गोल्जी जो है वो सिंथेसाइज करता है। ओके, वायरसेस आर डैश। पहला ऑप्शन है सेलुलर। वायरस सेलुलर नहीं होते, क्यों? क्योंकि सेल के होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वायरस के पास तीनों नहीं होती, तो वायरस सेलुलर नहीं है। जब सेलुलर नहीं है तो वायरस प्रोकैरियोट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स बेसिकली सेलुलर की टाइप होती है। 2 तरह के सेल्स होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो ना तो वायरस प्रोकैरियोटिक हो सकता है ना यूकैरियोटिक, क्योंकि इसमें सेल ही नहीं होता। क्या वायरस विजिबल है विद द नेकेड आई? बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो आपको हर जगह कोरोना वायरस नजर आ रहा होता, जो कि आजकल बड़ा फैला हुआ है। तो वायरस जो है हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। तो लास्ट ऑप्शन बच गया, वायरस नॉन सेलुलर होता है। ये इसके अंदर सेल नहीं होता, क्योंकि सेल होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, जबकि वायरस के पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। वायरस के पास क्या होता है? या तो इसके पास डीएनए होगा, या इसके पास आरएनए होगा, और बस उसके ऊपर ना एक अदद प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी होती है, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। बैक्टीरियल पाइली, इसे पाइली भी पढ़ते हैं, इसे पिलाई भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो बैक्टीरियल पाइली जो है ये हेल्प करते हैं कौन से प्रोसेस के अंदर?
क्या ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं? बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया के पास, जो बैक्टीरिया मूव करते हैं उनके पास लोकोमोशन के लिए एक अदद रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। क्या ये बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं? बिल्कुल नहीं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल का कुछ खाना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और ये वो मटेरियल है जो ये खाना चाह रहा है, तो होगा ये कि सेल की दोनों तरफ से मेम्ब्रेन जो है ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, और इसके अराउंड जाकर फ्यूज़ हो जाएगी। जब ये इसके अराउंड जाकर फ्यूज़ हो जाएगी तो ये सेल के अंदर आ जाएगा। दिस इज़ नोन एज फेगोसाइटोसिस। तो इसमें बैक्टीरियल पाइली जो है ये हेल्प नहीं करते। पिनोसाइटोसिस, ये फेगोसाइटोसिस की तरह का प्रोसेस होता है। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल आता है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल आता है। फेगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग भी कहते हैं, पिनोसाइटोसिस को आप सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, दोनों चैप्टर 4 में मिल जाएंगे। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है? भाई ये चीज़ इसने खा ली, फिर डाइजेस्ट कर ली, अब ये चाह रहा है कि ये कचरा जो बच गया है इसे मैं बाहर फेंक दूँ, तो ये इसे बाहर निकाल देगा, दैट इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इसमें कहीं पर भी पाइली का काम नहीं था। पाइली का जो काम होता है वो कॉन्जुगेशन के अंदर होता है। ये हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अलावा इसके पास एक्स्ट्रा डीएनए होता है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मिड। ये बेचारा बैक्टीरिया ऐसा है कि जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो ये इससे आकर रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे भी प्लाज्मिड दे दो। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस पाइलस की मदद से, पाइलस बेसिकली ना हॉलो ट्यूब्स होती हैं, तो ये इसकी मदद से अपना जो प्लाज्मिड है ये इसे ट्रांसफ़र करता है। देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए पाइलस की मदद से। अब ये जो है इसकी कॉपी बनाकर, अपने प्लाज्मिड की कॉपी बनाकर इसे दे देगा और इस तरह से दोनों के पास ये पाइलस प्लाज्मिड जो है ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये हेल्प करते हैं किसके अंदर? कॉन्जुगेशन के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ओके, ट्रिप्नोसोम बिलोंग्स टू द क्लास, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर प्रोटोजोआ है, उसके अंदर हमारे पास ये ट्रिप्नोसोमा आता है। उसके अंदर 5 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास जो है उसका नाम है फ्लैजिलेटा। बेसिकली ये जो क्लासेस हैं ये इस बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि ये लोकोमोशन के लिए क्या यूज़ करता है। तो जैसे कि फ्लैजिलेटा के नाम में लिखा हुआ है ये यूज़ करते हैं फ्लैजिला। तो अगर आप ट्रिप्नोसोमा को देखेंगे, ये रहा ट्रिप्नोसोमा, अच्छा इसकी डायग्राम थोड़ी सी कट गई है, तो ये हमारे पास ट्रिप्नोसोमा है, इसकी डायग्राम एज इट इज़ बुक के अंदर बनी हुई है और इसके पास यहाँ पर होता है एक अदद इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलम। ये यहाँ पर लिखा है फ्लैजिलम का ये सेकंड पार्ट है, तो ये फ्लैजिलम का सेकंड पार्ट है, फ्लैजिलम इसके ऊपर भी होता है। तो इसके पास फ्लैजिला होता है, तो ये बिलोंग करता है क्लास फ्लैजिलेटा से, ये हमें पता लग गया। अब बाकी क्लास देख लेते हैं। सार्कोडीना एक ऐसी क्लास है कि जिसके अंदर आपका अमीबा आता है। सार्कोडीना के जो मेंबर्स होते हैं इनके पास कोई ख़ास तरह का स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, अपनी मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। तो ये सार्कोडीना के मेंबर जो हैं ये सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। सीलिएटा किसके थ्रू मूव करेंगे? सीलिया के थ्रू, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपने ये ऑर्गेनिज्म देखा होगा पैरामीशियम, ठीक है, इसके पास इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज सीलिया। सक्टोरिया, सक्टोरिया के पास बचपन में सीलिया होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये एक ही जगह रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर ये लोकोमोट नहीं करते। स्पोरोजोआ के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आपके आते हैं पैरासाइट। ये हमारे पास होते हैं पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, तो इन्हें ज़्यादा लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने मलेरिया का नाम सुना है, मलेरिया जिस ऑर्गेनिज्म से होता है इसका नाम है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है इसी कैटेगरी से, ठीक है भाई। चलो, अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ सोलली ऑफ, किस चीज़ के ऊपर जो बैक्टीरियोफेज है वो कंसिस्ट करता है? तो चैप्टर नंबर 5 जो वायरस वाला चैप्टर है उसमें एक अदद इस तरह का वायरस जो है ये आपने देखा होगा, दिस इज़ नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है? देखिए मैंने अभी पीछे बताया था कि हर वायरस के पास 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। एक, उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है विच इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को भी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को भी, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, दैट इज़ नोन एज प्रोटीन कोट, या इसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो इस वायरस के पास बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस का नाम है। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया और फेज का मतलब खाने वाला, तो ये बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। तो इसके पास यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में डीएनए होता है और ये जो है ये बेसिकली इसकी प्रोटीन कवरिंग है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास ये 2 चीज़ें तो लाजमी होती हैं। तो हम देखते हैं क्या इसके पास आरएनए होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होते। तो आरएनए वाले ऑप्शन कट गए। अब क्या इसके पास खाली प्रोटीन होती है? अगर खाली प्रोटीन होगी तो अपना नंबर कैसे इंक्रीज करेगा? खाली डीएनए होगा तो डीएनए को प्रोटेक्शन कैसे देगा? तो इसके पास होती हैं 2 चीज़ें, डीएनए और प्रोटीन। ये डायग्राम है इसकी, ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। ये हमारे पास
इसका प्रोटीन कोट है, ये जो आपको डायमंड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द प्रोटीन कोट, कैप्सिड कहते हैं इसे। और इसके अंदर जो धागे की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका डीएनए है, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसकी बॉडी में इसके स्ट्रक्चर में और भी पार्ट्स होते हैं, इसकी नेक होती है, टेल होती है, ये टेल फाइबर्स होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट ये दो बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो इसके पास लाजमी होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, कोई 6-7 के करीब फैक्टर दिए हुए हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। टेम्परेचर भी करता है, पीएच भी करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी और रेडिएशन भी। कैसे करती है मैं बताता हूँ, आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। देखें, हर एंजाइम का ना एक खास टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस या है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अगर ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसके एंजाइम की एक्टिविटी हो जाती है डिक्रीज़, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से उनकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, या बेसिकली आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात क्या है, पीएच का रिलेशन जो होता है ना हाइड्रोजन आयन के साथ, वो होता है इन्वर्सली रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, किसी सब्सटेंस के अंदर अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं कहूँ किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो उसकी पीएच क्या होगी, उसकी पीएच कम होगी। इन्वर्स का मतलब यही होता है ना, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। और पीएच कम होने का मतलब क्या होता है, पीएच कम होने का मतलब होता है एसिडिक, विच मेक सेंस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक, लेकिन पीएच क्या होगी, कम। यानी जो नंबर होता है, अगर आपने पीएच स्केल देखा हो तो 0 से लेकर 7 और फिर 7 से लेकर 14, 7 न्यूट्रल है, इससे नीचे जितना भी एसिडिक है, इससे ऊपर जितना भी है वो बेसिक है। अच्छा, तो पीएच जो है वो भी चेंज अगर हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो स्टमक का एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, वो वर्क करता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। तो इन केस अगर इस एंजाइम को उठाकर मैं वर्क करवाऊँ इंटेस्टाइन में, मैं बोलूँ यहाँ वर्क करे, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो पीएच होती है वो बेसिक होती है। तो एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं पीएच के साथ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या सीन है भाई, तो ये एक एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये इसका सबस्ट्रेट है। तो मैं जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, ये जल्दी जल्दी काम करने लगेगा और एंजाइम जो है वो जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट को तोड़ने लगेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद अगर मैं सबस्ट्रेट बढ़ाऊंगा तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उतनी ही रहेगी, और अगर मैं और ज़्यादा बढ़ा दूँ तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगेगी। बिल्कुल इसी तरह है कि एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स को डील कर सकता है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ाएंगे तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आवाज़ ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, जो है वो बार बार टोकना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि बातें नहीं करो, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए तो फिर उसकी एक्टिविटी फर्दर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसकी लिमिट आ चुकी है, और अगर और ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए फिर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगेगी, तो वो प्रॉपर्ली जो है वो पढ़ा नहीं सकेगा। रेडिएशन जो है आपकी अल्फा बीटा गैमा रेज होती है या एक्स रेज होती है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जब ये जाकर एंजाइम से टकराती हैं, तो एंजाइम्स चूँकि प्रोटीन से बना हुआ है और बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलने से ये बॉन्ड टूट जाते हैं। जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रेडिएशन से डिक्रीज़ होती है।